नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 56 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 56 का जो पहला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर डैम वाज बिल्ट विच रिवर। तो अगर बात करें गांधी सागर बांध की तो ये भारत की किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि आपका जो सलाल बांध है, सलाल बांध जो है वो किस नदी पर बना है। तो सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध, ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में है। और ये तीनों के तीनों अभी चर्चाओं में थे। दुलहस्ती बांध, बगलिहार बगलिहार बांध का पानी भी रोका गया था, और आपका सलाल बांध। तो ये तीनों के तीनों आपके चिनाब नदी पर है ये तीनों बांध, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, झेलम नदी पर है एक तुलबुल बांध, ये भी पूछा गया है। ये भी जम्मू कश्मीर में। तुलबुल बांध और उरी बांध, तो तुलबुल बांध और उरी बांध ये कहाँ पर है? आपका झेलम नदी पर है, और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बांध और है जिसका नाम है रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध, इस बांध को थीन बांध भी कहा जाता है। ये भारत के पंजाब में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अभी भी अपना कुछ दिनों में एसपीटेट नवंबर क्वालिफाई करना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। वो क्लासेस जो आपको लाइव रहने वाली है, आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। साथ में वो हैंड रिटन नोट्स जो आखिरी के समय में इस परीक्षा को क्लियर करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करें भारत के सबसे ऊंचे बांध की, टिहरी बांध। भाई टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर आपका टिहरी बांध बना है। अच्छा, बात करें आपकी चंबल बांध, आपका कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है। और एक बांध और है, एक नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर बना है इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध और गांधी सागर बांध दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार आया है। अच्छा, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो कश्मीर को जो भारत से जोड़ने वाला दर्रा है वो है आपका आपका बनिहाल दर्रा। देखिए, बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये कश्मीर को शेष भारत के साथ जोड़ता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बनिहाल तो जोड़ रहा है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो या भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम। अगर बात करें कराकोरम दर्रे की, तो कराकोरम दर्रे की ऊंचाई है 56-54 मीटर। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई तो 56-54 मीटर है, ये किससे किसको जोड़ता है। तो ये भारत के लद्दाख को चीन के साथ जोड़ता है। तो लद्दाख को चीन के साथ जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है आपका काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका माना दर्रा कहाँ पर है। तो माना दर्रा, आपका नीति दर्रा और आपका लिपुलेख दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रे कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ट्रिक है इसके लिए कि नीति को माना लिपुलेख ने। ट्रिक है, नीति को माना लिपुलेख ने, इसीलिए नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा तीनों के तीनों दर्रे कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि आपका नाथुला दर्रा, बहुत दफा पूछा गया है। नाथुला के अलावा आपका जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, ये दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पे? तो नाथुला हो गया, आपका जेलेपला हो गया। दोनों के दोनों दर्रे आपके सिक्किम में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपका जो बोमडीला दर्रा है वो कहाँ पर है। तो बॉमडीला होता है कहाँ पे? तो बॉमडीला होता है अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडीला दर्रा, आपका यांग याब दर्रा, यांग याब भी पूछा गया है, बॉमडीला भी पूछा गया है, और आपका दीफू दीफू दर्रा भी पूछा गया है। तो दीफू दर्रा, ये सारे दर्रे आपको डिटेल से याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बोल रहा है
अगला क्वेश्चन है कि सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो अगर बात करें सोन नदी और नर्मदा नदी की, इनका जो उद्गम होता है वो आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन बहुत दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि एक ही जगह से निकलने वाली नदियाँ जो विपरीत दिशा में बहती है, एक पश्चिम की ओर एक पूरब की ओर जा रही है, तो वो है आपकी नर्मदा और सोन। अच्छा, अगर बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। और सोन और गंगा का जो संगम है, ये क्वेश्चन टेट परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सोन और गंगा का संगम पाटलिपुत्रम में होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। नर्मदा नदी की बात करूँ तो ये आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से मैकाल जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलती है। इस नदी को जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन धारा, तो नर्मदा नदी की बात करें तो इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। और नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी है, टेट परीक्षाओं के लिए आपको याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। भ्रंश घाटी, क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन आता है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ, तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है विंध्याचल माउंटेन रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज, बोले विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला श्रेणियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है आपका, वो नदी है तो याद रखना वो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बीचों बीच, नर्मदा नदी बीचों बीच बह रही है और एक तरफ विंध्याचल पर्वत है, एक तरफ आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। देखिए, इंदिरा पॉइंट की बात यहाँ पे हो रही है, और जब भी इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। भारत के 4 पॉइंट याद कर लो, पेपर में एक नंबर पक्का करके जाओगे। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, आप सबको पता चल गया सर इंदिरा पॉइंट है। फिर क्वेश्चन पूछा जा कि भाई भारत का जो है उत्तरी बिंदु कौन सा है। आपका उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी में कुछ याद नहीं करना, अगर नीचे इंदिरा जी का पॉइंट है तो ऊपर इंदिरा जी को कॉल की जाती है। तो इंदिरा कॉल उत्तर में और इंदिरा पॉइंट दक्षिण में, दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। उसी प्रकार अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो यहाँ पे आपका जो पश्चिमी बिंदु है वो है गौर मोती। और अगर बात करें आपका पश्चिमी बिंदु की, तो वो गौर मोती है। और अगर पूर्वोत्तम बिंदु की बात करूँ तो आपका पूर्वोत्तम बिंदु जो है वो किबिथु या भोलांगू है। 4 पॉइंट याद हो गए। उत्तरी पॉइंट है, उत्तरतम बिंदु है भारत का इंदिरा कॉल, दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट, ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। उसी प्रकार आपका गुजरात में पड़ता है गौर मोती, और आपका किबिथु या बिलांगू पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ये सभी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। परीक्षाओं में कोई सी चीज़ भी कोई सी चीज़ भी पूछी जा सकती है जी। अगला क्वेश्चन है कि सन 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, महात्मा गांधी ने करो या मरो के अलावा सर और कौन कौन से नारे दिए थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, हे राम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, और भारत छोड़ो नारा ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक नारा दिया था इन्होंने, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा भी लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया गया था। माफ़ी चाहूँगा, हाँ, ये नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन गो बैक के दिया था लाला लाजपत राय ने। एक नारा यहाँ पे नाम है सुभाष चंद्र बोस। भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक नारा इन्होंने दिया था जय हिंद का, और एक नारा इन्होंने दिया था दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो, जय हिंद, ये नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे नाम है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भी कुछ दिया होगा जी, बिल्कुल दिया है। इनके द्वारा नारा दिया है संपूर्ण क्रांति। याद रखना है, भूलना नहीं है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया है ना वो दिया है जयप्रकाश नारायण ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक नारा है
आपका सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो दिया है मोहम्मद इकबाल साहब ने। ये नाम तो आपको ज़रूर याद रखना है, मोहम्मद इकबाल। इनके द्वारा नारा दिया है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, एक नारा और है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा दिया है श्याम लाल गुप्ता पार्षद। और जय जगत जो नारा दिया वो दिया विनोबा भावे। विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने नारा दिया है जय जगत। और जय जवान जय किसान का जो नारा दिया है वो दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। और हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज और आराम हराम है, ये किसने कहा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। अच्छा, एक नारा है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा दिया है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और मारो फिरंगी को ये नारा दिया है मंगल पांडे ने। बहुत सारे नारे एक साथ ही मैंने बता दिए। बहुत से क्वेश्चन परीक्षाओं में इसमें से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा फास्ट ज़रूर बोला है, लेकिन इनको आराम से स्लो प्लेबैक स्पीड में आपको इनको सुन लेना है, क्योंकि जब परीक्षाओं के लिए समय कम रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 के अनुसार बात हो रही है, और 2011 के अनुसार बोला जा रहा है कि साक्षरता दर किस जिले की यहाँ पे सबसे कम है। तो देखिए, साक्षरता दर सबसे कम जो है वो चंबा की है। शायद पहले भी सेम क्वेश्चन को हम जो है वो पढ़ चुके हैं। चंबा की साक्षरता दर सबसे कम है। सर, कम है तो कितनी कम है ये भी बता दीजिए। तो चंबा की साक्षरता दर 73.19% है। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है आपका हमीरपुर। हमीरपुर की 89% साक्षरता दर है। 89.01 बोला जाए तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमीरपुर की भी आपको याद रखनी है, और आपको साथ में याद रखनी है आपको कहाँ की, चंबा की। हमीरपुर की सबसे ज़्यादा है और चंबा की सबसे कम है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें आपकी जो साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? तो 2011 में हिमाचल की साक्षरता दर 82.80% थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि साक्षरता दर के हिसाब से, लिटरेसी दर के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो वो ऊना है। ऊना की साक्षरता दर की बात करूँ तो वो 87.23% है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? सेक्स रेशो कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार 972। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व कितना है सर? जनसंख्या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट। जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर के पीछे कितने लोग आते हैं। तो ये भी किसका है? हमीरपुर का है, आपका हिमाचल का 123 है। अगर जिलों में बात करें, जिलों में जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है। साक्षरता दर में भी हमीरपुर मैंने आपको बताया, और सेक्स रेशो में, लिंग अनुपात में भी सबसे पहले हमीरपुर ही है। तो हमीरपुरियों ने ही जो है वो यहाँ पे झंडा गाड़ रखा है लिंग अनुपात में, साक्षरता दर में 2011 के अनुसार, और आपका जनसंख्या घनत्व में। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका साक्षरता दर बहुत अच्छी बात है, वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लिंग अनुपात भी देखो वहाँ का 1096 है, और जनसंख्या घनत्व देख ले तो वो 406 है। तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत एक्टिव लोग हैं हमारे हमीरपुर के। तो चलिए अगले क्वेश्चन की। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? देखिए, बात करें कि वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में जो हिमाचल के जो गवर्नर है वो आपके कौन है? आपके ऑप्शन में ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं वो कर दूंगा, क्योंकि पुराना क्वेश्चन था 2020 का, शिव प्रताप शुक्ला। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, शिव प्रताप शुक्ला जी क्या है? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर साहब है। ये बात आप ध्यान से सुनते हुए जाइए। लेकिन वर्तमान में तो शिव प्रताप शुक्ला है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन की फॉर्मेट को बदल के ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे। तो पहले राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के थे एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो पहली महिला राज्यपाल थी हिमाचल की शीला कौल। तो पहली महिला थी शीला कौल, और पहले थे आपके एस चक्रवर्ती। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो ये थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके पहले जो अध्यक्ष है वो जनरल के एस कटोच थे, गलती नहीं करनी है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा स्पीकर है इनका नाम था पंडित जयवंत राम।
ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और पहली महिला विधानसभा स्पीकर पूछी है तो आपकी श्रीमती विद्या स्टोक है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। जी अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है। जी हाँ बिल्कुल, पहाड़ी चित्रकला जो किताब है ये लिखी है किशोरी लाल बैद के द्वारा। मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ कि कभी कभार एक किताब ऐसी आ जाती है जो बार बार रिपीट नहीं होती, और पहाड़ी चित्रकला एक ऐसी बुक है जो बहुत कम रिपीट हुई है टेट में, तो क्यों ना इसको एक बार ढंग से याद किया जाए। तो पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल बैद। टी एस नेगी के द्वारा जो बुक लिखी है वो लिखी है आपका आपका जो टी एस नेगी के द्वारा लिखी है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका वाइस परमार अगर मैं बताना चाहूँ तो इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट बुक लिखी है, और दूसरी लिखी है इन्होंने पॉलेंड्री इन हिमालयाज। तो पॉलेंड्री इन हिमालयाज और आपका कौन सी बुक है आपकी हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये बुक लिखी है किसने, वाइस परमार ने। अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो आपका के आर भारती है इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई। तो के आर भारती तो देखो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी हिमाचल प्रदेश का इतिहास। तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास बुक लिखी है के आर भारती ने। तो ये किताबें देखो ऐसे ही आपको याद रखनी है, जैसे ऑप्शन में दिया है ना, इन ऑप्शन को पी लेना है भाई कि ऑप्शन में कौन कौन सी किताबें पूछी जा रही हैं। जैसे आपके एक बुक है बहुत बार पूछी जाती है कांगड़ा पेंटिंग, ये थोड़ा सा रिपीट वाली है, अगर ये भी बुक गलत कर दी तो फिर फ़ायदा क्या। तो एम एस रंधावा के द्वारा एक बुक लिखी है आपका कौन सी, कांगड़ा पेंटिंग। उसी प्रकार एक बुक है जो कि बहुत कम आती है लेकिन आती है तो फिर हमको दिक्कत पैदा करती है, हिमाचल पुत्र किन्नौरों की लोक गाथा है, ये जो है वो शरम नेगी के द्वारा लिखी गई है। द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये किताब आप पढ़ने के लिए भी हम बोलते हैं द वंडरलैंड पढ़ो, जगमोहन बलोखरा। अच्छा बात करिए आपका बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये लिखी है आनंद चंद के द्वारा। और अगर बात करें बिलासपुर की कहानी तो ये लिखी है अक्षर सिंह के द्वारा। और एक बुक और है हिस्ट्री ऑफ मंडी, ये लिखी है विक्रम कायस्थ। और अगर पूछा जाए हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स तो है मनमोहन सिंह। मंडी होगा खाली तो विक्रम कायस्थ है, और अगर हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट होगा तो मनमोहन सिंह है। और अगर एक बुक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स तो आएगा जे हैचिंगसन। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।